आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। आपको विचार विस्तार की प्रक्रिया में आज एक विचार घूम रहा था बहुत जोरों से कि समझदारों की नासमझी। गूगल में जाके इसको सर्च किया तो माता जी का, मंदनी माता भगवती देवी शर्मा का 50 मिनट का एक वीडियो मिल गया। उससे बहुत कुछ समझदारों की न समझी पर विचार चलता रहा। गुरुदेव की पुस्तक भी इस पर है, लेकिन आंखों की रोशनी घट जाने के कारण छोटे अक्षर पढ़ने में नहीं आते, तो सुन के काम चला लेते हैं और फिर चिंतन मनन करते हुए, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए वीडियो बना लेते हैं। आपको समझदारों की नासमझी पर अपने विचार जो जहाँ से मिले, सुने, जांचे, परखे, आपको पढ़कर सुनाते हैं। पढ़कर का विचार की घुड़दौड़ करते हैं, पढ़कर कहाँ से सुनाएंगे। तो मित्रों, हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी, सबसे ज़्यादा बिगाड़ अगर किसी ने किया है तो समझदारों ने किया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे अपने प्रवचनों में कि बेटा, ज़्यादातर गड़बड़ी समझदारों ने की है, उन्हीं के पास दिमाग होता है और उस दिमाग के आधार पर वो ये कहते रहते हैं कि ये सही है, बाकी सब गलत। लेकिन अगर उस विचारों को उनके विचारों के अनुसार जब देखेंगे तो उसमें ज़्यादा चिंतन मनन करने से एक ही बात समझ में आती है कि वो स्वार्थवश जितना भी उनका प्रचार प्रसार है किसी क्षेत्र में, तो वो स्वार्थवश है। वो कुछ देना भी चाहते हैं तो उससे लाखों गुना लेना चाहते हैं। समाज के लिए कुछ भले की योजना भी लेके आएंगे तो करोड़ों रुपए उस योजना से अपनी जेब में डालने के लिए लेके आएंगे। बुद्धि जो है, बुद्धि का दुरुपयोग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बुद्धि अपने फायदे में ज़्यादा लगाते हैं, दूसरों के में कम। परम पूज्य कहते हैं कि बेटा, दूसरों के फायदे में आपका स्वार्थ निहित है। अगर हम दूसरों के स्वार्थ के लिए जीवन जिए, यही अध्यात्म है। ज़्यादा से ज़्यादा दें और कम से कम लें। जो इन सिद्धांतों पर चले हैं, उन्होंने समाज में परिवर्तन किया है। वंदनीय माता जी ने अपने प्रवचन में, इसी प्रवचन में ये शुरुआत की कि एक अमेरिकन लड़की का उन्होंने उदाहरण दिया। एक अमेरिकन लड़की थी, वो ये जगह जगह उस समय गोरे रंगभेद का वो चल रहा था अमेरिका में, और दास प्रथा भी थी। वो देख रही थी। एक दिन उसने देखा एक अंग्रेज गोरा था और जो उसका दास था वो काला भी था। दास को खरीद लेते थे वो लोग, आदमियों को खरीद लेते थे और अपने अनुसार उनका यूज करते थे। ऐसे ही एक दास अंग्रेज के कार्यालय में उसने बुलाया, वो आया, उसने खड़ा रहा, प्रणाम नहीं किया।
अंग्रेज को झुककर नमस्कार नहीं किया। इसी बात पे वो इतना गुस्सा हो गया कि उसको खदेड़ के ले गया, हंटरों से मार मार कर उसको पीट डाला, उसके खून शरीर से निकलने लगा, लहू लुहान हो गया। इसके बाद भी उसका क्रोध नहीं खत्म हुआ, उसे मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। लड़की देख रही थी। एक दिन उसी लड़की ने देखा कि एक अंग्रेज ने एक स्त्री को अपनी दासी के रूप में खरीद लिया। उस स्त्री के एक छोटा सा बच्चा था, उसके गोदी में एक बच्चा था। उसने कहा, इस बच्चे को हटाओ, मैंने तुम्हें खरीदा है, चलो मेरे साथ। और उसको जबरन खींच के ले जाने लगा और बच्चे को छोड़ दिया। तड़पती रही वो, चिल्लाती रही, तड़पती रही कि अरे मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। उसने नहीं दिया और घसीट के ले गया। लड़की देख रही थी, यह कृत्य भी वह लड़की देख रही थी। एक निग्रो ने, जो अमेरिकन था, एक अंग्रेज ने खरीद लिया और किसी बात पर क्रोधित होके बस ताबड़तोड़ चाबुक चलाने में लग गया। इतना चाबुक चलाया वो, इतना चाबुक चलाया कि मार डाला उसे। बात कितनी सी थी? बात इतनी सी थी कि उसने असभ्य व्यवहार कर दिया था अपने तरीके से। उसके तरीके में वो सभ्य था, लेकिन उस अंग्रेज को लगा कि नहीं, ये असभ्य है। वो अंग्रेज निग्रो था। हाँ, उसको भी लड़की देखती रही। उसके मन में बड़ी पीड़ा और तड़प हुई कि ये कैसा, लोगों के अंदर मानवता खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई। इसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगी मैं। आवाज उसने उठाई, अपनी कलम उठाई। उस लड़की ने एक ऐसा उपन्यास लिखा जिसका नाम था टॉम काका की कुटिया। हैरियट वीटर स्टो नाम की वो लड़की रंगभेद और दास प्रथा के विरुद्ध उसने जो उस उपन्यास में लिखा, उस उपन्यास ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया। अब्राहम लिंकन उस समय, उन्होंने भी इसी के लिए दास प्रथा के विरुद्ध आवाज उठा के लड़ाई लड़ी थी। और वो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। वो रंगभेद के खिलाफ, कोई दास प्रथा के विरुद्ध कोई वो पास करना चाहते थे, कोई नियम कानून बनाना चाहते थे। उन्हें भी बहुत करारा झटका लगा उस पुस्तक को पढ़कर। उस पुस्तक में जो बातें लिखी थी, उससे अब्राहम लिंकन के मन में तहलका मचा दिया और उस पे उन्हें कुछ संशोधन करना पड़ा।
तो भाइयों, हमारे विचार अगर जन समाज के लिए उपयोगी हैं तो समझदारी वाले विचार हैं। अगर जन समाज के लिए उपयोगी नहीं तो वो नासमझी है। नासमझ हम आज बनते चले जा रहे हैं। परमाणु युद्ध और अनेकानेक कितने ही युद्ध की होड़ मची हुई है, शस्त्रों की होड़ मची हुई है। टीवी पर आए दिन लड़ाई देख रहे हैं, कहीं अणु फट रहे हैं, कहीं बम फाड़े जा रहे हैं, कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये कौन कर रहा है? समझदारों की नासमझी कर रही है। अपने देश की रक्षा के लिए हम सब ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको नेस्त नाबूद कर देंगे, उसको नेस्त नाबूद कर देंगे, कर रहे हैं। लेकिन लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो ये आज उनको बर्बाद करने में खर्चा किया जा रहा है, देश की अस्मिता बनाए रखने के लिए खर्चा किया जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपया नष्ट हो गया, प्रकृति को गंदा कर दिया, वायुमंडल को गंदा कर दिया। हजारों चीखें जो वातावरण में कौंध रही हैं, जा रही हैं, वातावरण को नष्ट कर रही हैं, हमारे मन को विचलित कर रही हैं। ये कौन कर रहा है? समझदार लोग। अगर इनकी न समझी ना होती इस क्षेत्र में, वो यह भी सोच सकते थे कि करोड़ों रुपया लगा के हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, सभी के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो वो भी करा सकते थे। लेकिन क्या बताएं, अपनी अपनी कल्पना, अहंकार, अपने अपने विचारों की सर्वश्रेष्ठ दुनिया में घूमते हुए जब समझदार लोग उस पर बहस करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, तब भी ये बात नहीं आती समझ में। हमारे अभी एक सज्जन आए थे, मित्र थे, उन्होंने कहा बात करते करते, अरे भाई अब रिटायर हो गए। हमारे एक मित्र थे, वो रोज साथ में रहते थे, लेकिन पत्नी मर गई, बच्चों से कोई मतलब नहीं रह गया। अब वो अपने पैसे से अपने भाई के यहाँ रहते थे, उनके बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन रोज शाम को अपनी बोतल ले आते थे और खाते पीते थे। 4 दोस्त भी बुला लेते थे, उनके साथ भी खाते थे। जब उनसे कहा कि भाई ये तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप ऐसा क्यों करते हैं? अरे हमारा पैसा है, हम चाहे जैसे खर्च करें। तो जब ज़्यादा उन्हें लगा कि लोगों को आपत्ति हो रही है, तो अपने पैसे से एक अलग से फ्लैट खरीद लिया और वहाँ जाके खाने पीने लगे। तो फ्लैट में भी पैसे बर्बाद हुए और रोज उनका जो खर्च था वो भी 1000, 2000, 3000 से कम नहीं था। लेकिन जो हमारे मित्र आए थे उन्होंने ज़्यादातर इस बात पे जोर दिया कि भाई आदमी की अपनी जिंदगी है, काम क्या है उसका, बाल बच्चे पढ़ा दिए, उनकी अपनी अपनी लाइफ हो गई, अब ठीक है, अब जो है कि हम अपनी जिंदगी जिएंगे। तो ये तो मानसिकता है लोगों की, और लोग उस मानसिकता से प्रभावित भी होते हैं। हमारे मित्र इससे प्रभावित थे, उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, लेकिन वो अपना कुछ एक शौक पा लेते। तम्बाकू बढ़िया VIP अपने साथ रखे थे और पान पराग अपने साथ रखे थे और उसको खा लेते थे मजे से।
2 बार, 3 बार, 4 बार, पैसे उसमें भी लगते हैं। लेकिन उनकी ये दलील थी कि व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है तो उसके जीने में क्या हर्ज है। बात सही है। ये सोच उन राष्ट्र प्रेमियों की भी थी कि साहब ये फलाना देश हमारे अनुसार नहीं चलता तो हम इसको नेस्त नाबूद कर दें। अगर ये होता ही सोच कि नहीं, हमारे पास अरबों की संपत्ति है, इतनी सैन्य ताकत है, इसकी रक्षा में लगा देंगे और इनके गरीब लोगों के लिए कुछ उत्थान के कार्यक्रम चलाएंगे, उनको रोजगार उत्पन्न कराएंगे। यदि हम वो देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर उसमें तालमेल बना के और ईश्वर की उस संतान को ऊंचा उठाने के लिए काम करते तो निश्चित ही वह देश अनुकरणीय होता, वहाँ के लोग खुशहाल होते। लेकिन सोच खराब है, करें क्या। अहंकार जब बढ़ जाता है तो वो वही सोचते हैं कि यही अगर होता तो अच्छा होता। सामने वाले ने अगर यही अपनी प्रतिभा बढ़ाई होती तो कितना अच्छा होता है। यानी कितने लोग हो जाते। ऐसे ही एक वाकया सुनाया माता जी ने कि एक नाव में 3 लोग बैठे थे और वो उस पार जाना चाहते थे। नाव को खेने वाले ने कहा कि चलिए इतना पैसा लगेगा। बोले हाँ पैसा हम देंगे, हमें पार करा दो। अब वो नाव जब चलने लगी तो एक बोला कि तुम जानते हो मैथमेटिक्स में क्या सूत्र होते हैं और दुनिया में मैथमेटिक्स क्या कर सकता है। दूसरे ने कहा नहीं हम तो नहीं जानते, मैथमेटिक्स में हम कमजोर थे। अरे तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो। तीसरे ने कहा क्या तुम हिस्ट्री जानते हो? कहे नहीं हम हिस्ट्री नहीं जानते। तो तुम बेकार आदमी हो, बेवकूफ। तुम्हें यही नहीं पता कि बताओ कौन से सन में क्या हुआ था, कौन कब मारा गया था, कब जिंदा हुआ था, वगैरह वगैरह, किसने क्या किया था, हिस्ट्री नहीं जानते। एक बोले तुम विज्ञान जानते हो? विज्ञान वो विषय है कि जो चंद्रमा पे पहुंच गया है आदमी। बोले पता नहीं कैसे पहुंच गया, हम तो नहीं जानते विज्ञान क्या होता है और जीवन में क्या उसका उपयोग हो सकता है। और तुम बेकार आदमी हो। अब तीनों ने मिलके पूछा क्यों भाई? उससे पूछा कि जो क्या नाम नाव खेने वाला था, मल्लाह था, उससे कहा तुम जानते हो इस विषय में? उसने कहा कि ये बताओ हम तो नहीं जानते इस विषय में, लेकिन ये बताओ कि क्या तुम तैरना जानते हो? तीनों ने कहा नहीं हम तैरना तो नहीं जानते। बोले तो आंधी आ रही है, इस नदी में लहरें कांप रही हैं, अब ये नाव हिचकोले ले रही है, अगर ये नाव पलट गई तो तुम्हारा तो इतिहास भूगोल और ज्ञान का जो पिटारा है सब यहीं डूब जाएगा, तुम भी मर जाओगे। लेकिन मैं तैरना जानता हूं तो मैं बच जाऊंगा। इससे पहले कि नाव पलटती और पलटने की कगार पे जैसे ही वो नाव आई और वो मल्लाह नाव खेने वाला जंप लगा के नदी में कूद गया और तैर के दूसरी तरफ पार हो गया और ये तीनों के तीनों मर गए। यही है आज समझदारों की नासमझी। दुनिया भर पे राज्य करने के सपना लिए हुए, परमाणु बम बनाते हुए
उसके दुष्परिणामों को नहीं देखते कि इससे हमारा कितना घाटा होने वाला है, हमें इसका क्या नुकसान उठाने वाले हैं। हम दुनिया भर की चीज़ें उल्टी सीधी खा के अपनी इम्यूनिटी कहते हैं, उसको ख़त्म कर डालते हैं। कोरोना काल आया तो जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ी हुई थी वो सरवाइव किए, और जो अपने अंदर की पावर को बचा के नहीं रख सके, खान पान, सोना, बैठना, उठना, विचारना जिसकी अच्छी नहीं रही, उनकी इम्यूनिटी पावर घट गई और वो मारे गए। ऐसे ही हम सब समझदार लोग हैं, हमें पास का तो दिखता है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, पास का जिसे दिखता है वो फंस जाता है। एक कांटा डाल के मछुआरा बैठता है जिसमें केंचुआ लगा देता है, उस केंचुए को खाने के ललक में मछली उसको खाती है जैसे ही, तो वो कांटे में फंस जाती है और फड़फड़ा कर मरती है। ऐसे ही हम सब कर रहे हैं। आज के युग में तो बहुतायत लोग, महानगरों में रहने वाले, तुरंत नौकरी कर रहे हैं। 50 लाख का मकान खरीदना है, खट से बैंक से कर्जा ले लेंगे और उसकी किस्त भरते भरते मर जाएंगे, रात दिन सोच सोच के परेशान हो जाएंगे। और क्यों तुरंत मिल जाएगा साहब हमें फ्लैट, और हम इसमें रखे रहेंगे और हमें किराया नहीं देने पड़ेगा। किराया हम दे के 20,000 में काम चला रहे थे और 20,000 बचा रहे थे, अब उसकी किस्त 60,000 अगर हमारी नौकरी से आते हैं तो 50,000 किस्त दे रहे हैं। बस ये सोच रहे हैं कि हमारा मकान हो गया, हम उसमें रहने लगे, और बस ये नहीं सोचा कि दूर की दृष्टि नहीं लगाई कि अगर ये पैसे हम जो बचाते रहें तो इतने कम पैसे में हम यहाँ रह भी सकते हैं और अपनी पूंजी भी मजबूत कर सकते हैं। और जब हमारी पूंजी 10 साल में इतनी जुड़ जाएगी तब हम ले लेंगे मकान। नहीं, ऐसा नहीं, हम समझदार आदमी हैं, हम साहब मकान अभी लेंगे और इधर उधर से कमा के हम साहब किस्तें देते रहेंगे, तो बचेगा क्या इमरजेंसी के लिए। फिर हमारे पास एक पैसे नहीं, फिर और कर्जा लेंगे और कर्जों के बोझ तले जब दब जाएंगे तो रात दिन तनाव में गुजारेंगे कि कैसे होगा, और फिर बीमार होंगे, फिर परेशानियों में उलझुल काम करेंगे। ये स्थिति है साथियों, समझदारों की ना समझिए। अगर ऐसे व्यक्ति रहे होते तो महापुरुष एक भी ना बन पाता। व्यापार करने के लिए गुरु नानक के पिताजी ने अपने धनराशि दी थी और वो जाके गरीबों के लिए बांट आए, उनके उपयोग में खर्च कर डाले, लोगों को ऊपर उठाने में खर्च कर डाले, उनकी जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर डाले। लोग कहेंगे अरे ये तो बेवकूफ है, ये ऐसे व्यापार होता है। लेकिन आज आप जाके देखिए, वही गुरु नानक का मकान सोने का बना हुआ है, हजारों लोग उनके यहाँ बैठकर खाना खाते हैं। कहाँ से आ गया ये सब? दूसरों के लिए करने से आया ना। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ विचार विस्तार की इस प्रक्रिया में अपने विचारों को व्यक्त किया। आप एक काम जरूर कीजिए, ईश्वर पे विश्वास कीजिए और दूर का सोचिए। पास का लाभ लेने में मछली की तरह जो लालच दिखता है उससे बचिए। ओम शांति।